हेलो हाय एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं प्रतीक और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम लोग ने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस करना शुरू किया था द कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द तमिलनाडु बोर्ड बुक, जहां हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने डिस्कस किया था वैदिक एज, हमने डिस्कस किया था महाजनपद का निर्माण, बुद्धिज्म जैनिज्म का ग्रोथ। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वही टॉपिक्स को आगे और समझने की कोशिश करेंगे फर्दर डेवलपमेंट मौर्यस के अंदर क्या हुआ था। पिछले क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन इंडिया, और मैंने आपको मौर्यस के बारे में जब चर्चा कर रहा था तो बताने की कोशिश की थी कि क्या कहानी रहती है सर। ठीक है, तो मौर्यन पीरियड को हमने बेसिकली डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर, जहां वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे 325 बीसी से लेके शुरू होते हुए 185 बीसी तक का जो पीरियड हम लोग देखेंगे तो मौर्यन इंडिया का पूरा पीरियड था। इस पीरियड के समय पे हमने देखा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य पावर के ऊपर आते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य अल्टीमेटली इनफैक्ट है ना मगध को कंसोलिडेट करने का काम करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि बिंदुसार कैसे पावर के ऊपर आए और बिंदुसार बेसिकली आजीविका की तरफ कैसे चले जाते हैं। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉगी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म की तरफ चले गए थे सर, है ना, ये जैनी बन गए थे। बिंदुसार आजीविका को ज्वाइन कर चुके थे। आजीविका एक ऐसा संप्रदाय था जिसके बारे में हमने शायद तक पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ये मकाली घोसाल के द्वारा फाउंडेड संप्रदाय है, और ये संप्रदाय की खासियत ये थी कि ये नियति में मानते थे, नसीब में मानते थे, फेट के अंदर मानते थे। बात आगे चलती है एंड हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार की जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस पीरियड के समय पे वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अशोक पावर के ऊपर आएगा, और अशोक जो है वो बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और बेसिकली वो खुद बुद्धिज्म को मानेगा। मतलब आप समझिए कि इनके अंदर अलग अलग राजा अलग अलग संप्रदायों को फॉलो करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में, बिंदुसार आजीविका के अंदर, अशोक खुद बुद्धिज्म की तरफ फॉलो करेगा। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि इनकी रिलीजियस बिलीफ बहुत ही अलग अलग हुआ करती थी। हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि अशोक का धम्म क्या था और अशोक किस प्रकार के स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। हमने पिछले क्लास के अंदर मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था और आपको बताने की कोशिश की थी कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र किस प्रकार की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करता है। आज के क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में हमने इकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि मौर्यस में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चलता है, इनके कॉइन्स कैसे इशू किए गए हैं और क्यों मौर्यस बेसिकली एक रेवेन्यू के रूप में बहुत बड़ा एक स्टेट क्रिएट कर पाए। इनफैक्ट इसी के कारण इन्होंने अपनी अपनी सेना को कैश में सैलरी देने की भी शुरुआत की थी। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग आज क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे वो है आर्ट एंड कल्चर ऑफ द मौर्यस, जहां हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, और साथों साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। तो मूलतः से आज का हमारा क्लास जो है वो फोकस है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। पर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहूंगा। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर आप जुड़ सकते हो। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म हमारे पास कंसिस्टेंटली टॉपर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, और हमारे नए कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी को एक कटिंग एज देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट वी हैव गॉट सम फैंटास्टिक ऑफर्स फॉर द न्यू ईयर्स। 2023 शुरू हो रहा है, इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए 23% ऑफ लेके आया है। कितना है? 23% ऑफ, 23% आपको कोर्सेज के अंदर फीस मिल रही है। तो यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव। ये कोड को यूज करके आपको 2023 के लिए अगर आप जो भी तैयारी करना चाहते हो उसमें आपको एक कटिंग एज मिलेगा सर। ओके, तो 1 साल 2 साल या 1.5 साल का अगर आप कोर्स ले रहे हो आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको 23% ऑफ मिल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, इसके अंदर ज्वाइन कर दीजिए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे कोर्सेज 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। 2 जनवरी से आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू कोर्स, दैट इज द आर्ट एंड कल्चर कोर्स ऑन द अनअकैडमी प्लस। ये लाइव कोर्स होगा जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, जिसके अंदर आपको आंसर राइटिंग मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देखने की कोशिश करोगे तो प्रीवियस के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी कंसिडरेशंस है, वो पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। इवनिंग 6 PM का टाइम है। 6 PM को हम लोग डेली आर्ट एंड कल्चर के लिए मिलेंगे। पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें हिस्ट्री के कुछ पोर्शन भी कवर हो जाएंगे जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। 2 जनवरी से ही 2023 से आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री का जो ऑप्शनल का पेपर है, पेपर 2 सर, है ना, उसकी भी शुरुआत मैं 2 जनवरी से कर रहा हूं, पेपर 2 से, और वो भी सुबह 8 बजे हम लोग डेली मिलेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोई भी ले सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव फॉर ज्वाइनिंग अस इन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म।
कोई भी क्वेरी है आप ये नंबर के ऊपर कॉल करिए 8585858585। ये क्वेरी के थ्रू आपकी जो भी क्वेरीज होगी जो हम लोग सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। नई बैचेस है हमारी शुरू हो रही है 5 जनवरी से 2023 के लिए प्रीलिम्स रिवीजन बैच, नाम है रफ्तार। इसके सिवाय अगर आप देखोगे 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मैं भी आपको यहाँ पे ये बैच का पार्ट मिलूंगा। ये बैच के अंदर भी एनरोल करें। इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन की फायदा ही यही है अनअकैडमी का कि आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे, आप अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को देख पाओगे, एक से अधिक बैचों में एनरोलमेंट भी कर पाओगे, जो भी आपको अलाइनमेंट लगता है इंडिविजुअल कोर्सेज को भी देख पाएंगे सर। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है, जुड़िए हमारे साथ। ये नंबर के ऊपर कॉल करिए। अगर आपको ईएमआई फैसिलिटी चाहिए तो भी आपको इसमें से कवर करवा दी जाएगी। इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर भी जुड़ सकते हो, तो मोस्ट वेलकम है, आपको आ जाइए। चलिए, तो हमने पिछले क्लास के अंदर मॉरियस के बारे में डिस्कस किया था। आपको बताने की कोशिश की थी कि मॉरियस ने इतना बड़ा एम्पायर बना और ये एम्पायर का क्रिएशन ही था that led to the emergence of the biggest political establishment in the ancient India. इनफैक्ट गुप्तास भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना पाए। आपने गुप्ता के बारे में सुना होगा सर। ठीक है, गुप्ता बेसिकली पावर के ऊपर आता है 330 के बाद, है ना, 320 के बाद। इवन द गुप्तास वर नॉट एबल टू मेक दिस मच बिग एम्पायर, है ना। गुप्ता साम्राज्य की भी जब हम लोग बात करेंगे तो उनका साम्राज्य भी इतना बड़ा नहीं होगा जितना मॉरियस बना पाते हैं। तो मॉरियस का बेसिकली इतना बड़ा एम्पायर बन के आया है, इसके पीछे का कारण इनकी इकोनॉमी है जो हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है सर। ठीक है, बिकॉज दे हैड इकोनॉमिकली डेवलप्ड सो मच ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और इनकी रेवेन्यू सिस्टम काफी अच्छी चल रही थी। इनके द्वारा ट्रेड एंड कॉमर्स इशू किए गए थे, डेवलप किया गया था, इनके द्वारा कॉइन्स डेवलप किया गया था, और बहुत ही अच्छा वेल सेटल्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। मैंने आपको रजुकास, युक्तास, प्रादेशिका, स्थानिका, सामर्थ्यों के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर, जहां मैं आपको बता रहा था कि ये जो सामर्थ्य, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, अलग अलग प्रकार के अध्यक्षों की बात की गई है। इसमें अर्थशास्त्र का बेसिकली एक पूरा का पूरा गाइडिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेगा जो मौर्यन स्टेट को क्रिएट करने में और उसको एस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प कर रहा था। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर वी हैड कवर्ड अप अंडर दिस पार्ट, हमने ये पार्ट को कवर करने की कोशिश की थी और बहुत ही इफेक्टिवली मौर्यस की जो हिस्ट्री है उसको देख लिया था सर। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं वो है विथ रिस्पेक्ट टू द मौर्यन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। We will try to see the decline of the Mauryas. Okay, तो हम लोग आज बेसिकली मौर्यन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर देखेंगे और डिक्लाइन के ऊपर भी देखेंगे। अब देखिए कि आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मिनिमम आपको यहाँ से 1-2 सवाल प्रीलिम्स के अंदर भी आते हैं। इनफैक्ट मौर्यस वर दी वंस हु वर एक्चुअली बिल्डिंग द आर्ट एंड कल्चर ऑल अक्रॉस, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल के अंदर बनते हैं सर। ठीक है, अब मॉरियस में आर्ट एंड कल्चर कैसे बना, थोड़ा बहुत उसको ब्रीफली व्हाइट बोर्ड से समझेंगे, फिर स्लाइड्स के ऊपर से आऊंगा। अच्छा, हमारा अप्रोच नॉर्मली ये रहता है, आपने मेरे क्लासेस के अंदर भी देखा होगा कि पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड से समझाऊंगा, मतलब व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी गिनो इसको, और दूसरा उसके बाद मैं क्लासेस के अंदर मतलब आई विल कम बैक टू दी डिटेल पोर्शन जब हम लोग स्लाइड्स में जाएंगे सर। ठीक है, अब देखिए कि मौर्यन पीरियड के अंदर सर, है ना, आर्ट एंड कल्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो 2 प्रकार का आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा। एक आर्ट एंड कल्चर आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज द कोर्ट आर्ट, है ना। कोर्ट आर्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कला जो बेसिकली राजा के द्वारा की गई है, राजा के मंत्रियों के द्वारा की गई है, स्टेट पेट्रोनेज के अंदर दिया गया है सर। ठीक है, ये कोर्ट आर्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है कि स्टेट के अंडर में, स्टेट के द्वारा पूरी की पूरी एक सिस्टम एस्टेब्लिश की जाती है और उसके थ्रू ये कोर्ट आर्ट चलेगा। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज विथ रेफरेंस टू द फोक आर्ट सर, है ना। फोक आर्ट का मतलब ये था कि ये कॉमन मैन कर रहा था, इट वाज द कॉमन मैन हु वाज डूइंग इट। ओके, ये कॉमन मैन था जिसकी एक्टिविटीज के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्ट होता रहेगा। ये फोक आर्ट और कोर्ट आर्ट के अंदर आपको एक तो स्तूप देखने को मिलेंगे जो अशोक के द्वारा बनते हैं, केव्स देखने को मिलती है जो अशोक के द्वारा बनाई जाती है, पिलर्स देखने को मिलते हैं जो बेसिकली हमको ये पता चलता है कि फोक आर्ट ये कोर्ट आर्ट का प्रकार था। फोक आर्ट के अंदर बात करेंगे जो कॉमन मैन बनाता है, इसके अंदर हमको ये जानकारी मिलती है कि बहुत सारी इमेजेस मिलेगी, मूर्तियां मिलती हैं। ये इमेजेस यक्ष यक्षियों की होती है, किसकी होती है, यक्ष और यक्षीस की मूर्ति आपको देखेगी, यक्षिनियों की मूर्ति देखने को मिलती है। ये डेमी गॉड्स का एक प्रकार हुआ करता था। यक्ष यक्षिनीज वर दोस पीपल हु वर वर्शिप्ड इन द मौर्यन पीरियड, और इनको डेमी गॉड्स कहते थे। डेमी गॉड्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की फोक गॉड के रूप में इनकी वर्शिप की जाती थी। जैनिज्म में भी इनका प्रभाव था, बुद्धिज्म में भी प्रभाव था, तो अलग अलग संप्रदायों के रूप में भी ये यक्ष यक्षियों का आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा था। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप मौर्यन पीरियड को समझते हैं तो मौर्यन पीरियड is categorized with reference to the 2 types of art forms. ओके ना, अब एक एक करके स्तूप, केव्स और पिलर्स के बारे में देख लेते हैं कि अशोक के समय पे किस किस प्रकार का आर्ट फॉर्म बन के आया था सर, है ना।
तो जस्ट हम लोग वो स्लाइड्स के ऊपर चले जाएंगे सो दैट इट बिकम्स इजी, सो दैट मैं आपको रेफरेंस के रूप में भी समझा पाऊँ कि किस किस प्रकार का कल्चर का यहाँ से डेवलपमेंट होता है और किस किस प्रकार का आर्किटेक्चर बनता है सर। ओके, अब देखिए जैसे कि आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपको ये मैप से ही समझाता हूँ। अशोक के द्वारा बहुत सारे पिलर्स बनते हैं सर, है ना, पिलर्स अगर आपने देखे होंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो अशोक का जो स्तंभ है आज की तारीख के अंदर हमने उसी का ही एम्बलम हमारे जो नेशनल एम्बलम के रूप में लिया हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। जैसे मन की आंखों से आप देखिए, आपको ये दिख रहा होगा सर, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अशोक स्तंभ ओनली। ओके, ये अशोक के जो स्तंभ थे ये फोक आर्ट का एक कोट आर्ट का एक प्रकार था, राजा के द्वारा ये बनाए गए थे अलग अलग रीजन्स के अंदर, और इसके थ्रू वी विल फाइंड कि द किंग इज ट्राइंग टू मेक अप दी आर्किटेक्चर पोर्शन सर, ठीक है। ये पिलर्स की खासियत ये हुआ करती थी, अशोकन पिलर्स के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखना सर, ठीक है। अशोकन पिलर्स की खासियत क्या क्या आपको देखने को मिलती है। तो पहली चीज हमको ये जानकारी मिलेगी कि अशोकन पिलर्स बेसिकली मोनोलिथ हुआ करते थे नॉर्मली सर, ठीक है ना। मोनोलिथ्स का मतलब ये है कि इनके पिलर्स की खासियत ये थी कि वो एक ही पत्थर से बने हुए आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। ये एक पत्थर का मतलब ये था कि इसकी जो शाफ्ट थी वो सिंगल के रूप में आपको देखने को मिले। इसके अंदर दूसरे दूसरे एनिमल्स आपको बहुत देखने को मिलते थे सर, ठीक है। ये एनिमल्स के अंदर अगर आप प्रिसाइसली देखने की कोशिश करोगे तो वी विल फाइंड कि आपको बुल बहुत देखने को मिलेगा, आपको लायन देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है, आपको एलिफेंट देखने को मिलता रहता है, और आपको वी विल फाइंड कि हॉर्स देखने को मिलेगा। ये चारों के चारों वी विल सी कि एनिमल्स से जो पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब किए गए थे, इसको बिठाया गया था कैपिटल्स के रूप में। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इनका इंपॉर्टेंस बेसिकली बुद्धिज्म के साथ है। अशोक के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो अशोक खुद बुद्धिज्म की तरफ चला गया था, और अशोक बेसिकली बुद्धिस्ट आर्ट को, बुद्धिस्ट आइडियल्स को, बुद्धा के टीचिंग्स को प्रमोट करवाना चाहता था। अब सवाल ये आता है कि अशोक कैसे बुद्धा की टीचिंग्स को प्रमोट करेगा सर। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ विल अशोक विल बी एबल टू प्रमोट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो अशोक बुद्ध के टीचिंग्स को प्रमोट करवाने के लिए एक रास्ता निकालता है, और वो जो रास्ता था वो था बेसिकली ये पिलर्स के थ्रू सर। ओके, ये पिलर्स एक तो अशोक की टेरिटरी को दर्शाते हैं, उसकी एम्पायर बिल्डिंग को दर्शाते हैं। ये पिलर्स अगर आप समझने की कोशिश करिए तो मौर्यन एम्पायर के अंदर नॉर्मली ये जो आपका गंगा यमुना का जो बेल्ट है, पटना के आजू बाजू वाले रीजन है, वहां पे आपको ये मिलेंगे सर, है ना। इनकी लोकेशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ ये मैप में भी दिया हुआ है। मेरठ और दिल्ली में आपको हुआ करते थे, कौशाम्बी में थे, लौरिया रहे, नंदनगढ़ में, लुम्बिनी, रामपुर, यहाँ सांची के अंदर मिलेगा। फिर सारनाथ के अंदर आपको मिल जाता है, सारनाथ इज इन द ईस्टर्न यूपी, वाराणसी के पास, ठीक है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर वी विल डू कम टू नो अबाउट द पिलर आर्किटेक्चर बीइंग मेड बाय अशोक। अब देखिए हमको यहाँ आर्ट फॉर्म का सिग्निफिकेंस देखना है कि अशोक ने ये पिलर्स बनाए थे, इसका आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस क्या था, है ना, इसकी दृष्टिकोण बेसिकली कला के हिसाब से क्या हुआ करती थी। तो याद रखना कि ये चारों के चारों बुद्धिस्ट आइडियल्स के रूप में थे, है ना। हॉर्स बेसिकली इसके लिए क्योंकि बुद्ध ने जब अपना संसार छोड़ा था, व्हेन बुद्ध हैड एक्चुअली लिव्ड हिज लाइफ एंड व्हेन ही रिनाउंस्ड हिज लाइफ, ओके ना, समझे, तो घोड़े पे बैठ के गए थे। तो हॉर्स एक्चुअली शोज रिनाउंसिएशन, ओके ना, समझे। तो जैसे लुम्बिनी के अंदर एक पिलर आया हुआ है, जैसे रुमेंडी इंस्क्रिप्शन के रूप में भी हम लोग इतिहास में पहचानते हैं लुम्बिनी पिलर, और इट इज कॉल्ड एज द रुमेंडी इंस्क्रिप्शन। लुम्बिनी पिलर की खासियत ही आपको ये देखने को मिलती है कि उसमें अशोक के द्वारा वी विल फाइंड की हॉर्स का उपयोग किया गया है। वैसे ही आप देखोगे संकीसा करके एक जगह है, कौन सी जगह है, संकीसा। संकीसा इज अ प्लेस इन यूपी सर, वहां पे एलिफेंट की इमेजेस आपको मिल जाती है, हाथी की आकृति आपको पिलर्स के ऊपर से मिलेगी सर, ठीक है। तो वो जो संकीसा का पिलर है उसका भी एक अपना खुद का सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा। इसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लायन कैपिटल सर, ठीक है। लायन कैपिटल आपको मूलतः से इनफैक्ट है ना बहुत सारी जगह के ऊपर मिलता है, पर सांची और सारनाथ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसमें जो सारनाथ है इसमें 4 लायन देखने को मिलेंगे सर, है ना, 1, 2, 3 और 4। ये चारों के चारों जो लायन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये बुद्धा के टीचिंग्स को दर्शाता है कि बुद्धा ने जब पहली सरमन दी थी। अब सारनाथ के अंदर ही आपको लायन कैपिटल मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास के अंदर जज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारनाथ वाज द प्लेस वेयर बुद्धा हैड गिव द फर्स्ट सरमन। सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहला सरमन दिया था, बिकॉज सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। तो दिस क्रिएटेड द बेस फॉर अशोका टू इंस्ट्रक्ट द पिलर ओवर हियर, जहां उसने बेसिकली ये 4 लायन को वहां पे इंस्क्राइब किया है। ये 4 नाथ लायन बेसिकली उसकी है सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बुद्ध के टीचिंग्स चारों दिशा में गए थे, है ना। बुद्ध ने एक शेर की तरह दहाड़ मारी थी। बुद्ध इज सीन एज अ वेरी पावरफुल एंड वी कैन से रॉयल्टी बेस्ड सेंट, साथों साथ कि उनके टीचिंग्स का प्रभाव शेर की तरह था, ऐसा सिग्निफाई करता है। वैसे ही आपको बुल देखने को मिलेगा सर, ठीक है। बुल हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन बुद्धिज्म, ओके।
तो बुद्धिस्ट आइडियल्स आपको मिलते हैं, आपको रामपूर्व करके एक जगह है यहाँ चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर, वहां पे आपको ये बुल कैपिटल देखने को मिल जाता है। तो ये अलग अलग एनिमल्स का उपयोग करके अशोक बेसिकली बुद्धा के टीचिंग्स, बुद्धा के आइडियल्स को प्रीच करना चाहता था, जिसके थ्रू अशोक ने बेसिकली ये लायन और बुल और एलिफेंट और हॉर्सेस का उपयोग किया है इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर। ठीक है, तो हम जब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक के कार्यकाल के समय पे काफी सारे वी डू कम टू नो अबाउट द पिलर आर्ट दैट वाज बीइंग मेड। ओके ना, समझे? तो एक तो आपको अशोक के पिलर्स देखने को मिलते हैं इस पीरियड के समय पे, इसकी सिग्निफिकेंस याद रख दीजिएगा सर। ठीक है, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोकास पिलर। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अशोक के समय पे वी विल सी कि कोर्ट आर्ट के अंदर आपको मिलेगी केव्स सर। ओके ना, अब केव्स कहाँ कहाँ पे बनती है सर, है ना? मौर्यस ने कहाँ कहाँ पे गुफाएं बनाई है सर। ठीक है, तो केव आर्किटेक्चर का उपयोग मौर्यस के द्वारा किया गया था, और ये केव्स बेसिकली अशोक ने बनाई थी इन द फॉर्म ऑफ विहार। विहार समझ में आता है कि नहीं आता सर? ठीक है, विहार इज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, है ना? कोई व्यक्ति जहां पे रहेगा उसको बेसिकली विहार के रूप में पहचानते थे। जैसे आज जो विहार नाम है वो बेसिकली बिहार नाम है, वो बिहार के ऊपर से तो आया है। आज जिसे हम लोग स्टेट के रूप में पहचानते हैं, बिहार स्टेट है सर। ठीक है, बिहार स्टेट का ओरिजिन शब्द जो है उसका नाम है विहार, क्योंकि वहां बहुत सारे विहार हुआ करते थे। बोधी लोगों के विहार हुआ करते थे, जैनियों के विहार हुआ करते थे, आजीविकास के विहार हुआ करते थे। आजीविकास एक संप्रदाय था जिसके बारे में मैंने आपको बताया सर। ठीक है, तो ये जो विहार है, ये आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखने को मिलेगी गुफाओं के रूप में। अशोक के समय पे आज के गया के पास, ठीक है ना, आपको बार्बर हिल्स देखने को मिलती है, बार्बर हिल्स। ओके ना, वहां पे वी विल फाइंड कि अशोक ने गुफाएं बनाई थी। अशोक हैड मेड द केव्स एट बार्बर हिल्स। ओके, ये जो गुफा है ये एक्चुअली बेसिकली मौर्यन आर्ट का एक प्रकार था, जहां पे अशोक ने आजीविका संप्रदाय को ये गुफा डोनेट कर दी थी सर। ठीक है, तो अशोका हैड डोनेटेड दिस केव्स टू द आजीविकास। आजीविकास बेसिकली वो संप्रदाय हुआ करता था जो नियतिवाद के अंदर मानता था। इट यूज्ड टू बिलीव इन द फेटलिज्म। इनका मानना था कि नसीब के सिवा कुछ नहीं है, नसीब में ही सब कुछ है, और नसीब होगा तो ही हमें मिलेगा, नसीब नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो मकाली गोसाल करके इनके फाउंडर हुआ करते थे, ये महावीर के समकालीन हुआ करते थे, भगवान महावीर के। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो आजीविका संप्रदाय है कंटिन्यू टू फ्लरिश, और अशोक तक भी वो जीवित रहा था, क्योंकि बिंदुसार जो अशोक के फादर हुआ करते थे वो खुद आजीविका संप्रदाय के फॉलोअर बन चुके होते हैं सर। खैर, तो एक तो ये आजीविका की कहानी देखने को मिलेगी सर विहार के रूप में या विहार केव्स के रूप में। दूसरा, अशोक के बाद उसका पोता पावर के ऊपर आता है जिसका नाम था दशरथ। ओके ना, तो आफ्टर अशोक हिज ग्रैंडसन एक्चुअली दशरथ केम टू पावर। दशरथ जब शासन के ऊपर आया था तभी भी हमको जानकारी मिल रही है कि उसने नागार्जुनी हिल्स के अंदर केव्स बनाई है। कौन सी? नागार्जुनी हिल्स के अंदर सर। ठीक है ना, तो नागार्जुनी हिल्स वाज द प्लेस वेयर द दशरथ विल बी मेकिंग द केव आर्किटेक्चर। अशोका विल बी मेकिंग द केव आर्किटेक्चर एट बार्बर हिल्स। ओके, अशोका की बार्बर हिल्स के अंदर और नागार्जुनी हिल्स के अंदर वी विल फाइंड दशरथ की गुफाएं। ये दोनों की दोनों बहुत ही प्रोमिनेंटली केव आर्किटेक्चर का प्रकार आपको इनके समय पे दिखेगा। ये भी आजीविका के लिए डोनेटेड केव्स मिलती है, और इसमें भी अशोक ने बेसिकली अपनी चीजों का उपयोग किया था। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गुफाओं की जो वॉल हुआ करती थी ना, केव्स की वॉल हुआ करती थी, और अशोक के जो पिलर्स हुआ करते थे वो बहुत ही पॉलिश्ड आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिश्ड समझ में आता है? इनके ऊपर पॉलिशिंग की जाती थी, इनके ऊपर अलग अलग प्रकार की चरकाट, इसके ऊपर शाइनिंग आ जाए, वैसा कार्य आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ दी मौर्यस, जब हम लोग मौर्यस की बात करेंगे तो इनके समय के दौरान हमको पिलर आर्किटेक्चर का ग्रोथ मिलता है। ये पिलर आर्किटेक्चर के अंदर प्रिसाइसली आजीविका दर्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पार्ट, जहां पे दशरथ की नागार्जुन हिल्स और आजीविका के समय की जो गुफाएं है, खास करके अगर आप देखोगे अशोक ने बर्बर हिल्स के अंदर बनाई थी, ये दोनों की दोनों पॉलिश्ड थी। इनफैक्ट ये जो पिलर्स है ना, ये पिलर्स बेसिकली चुनार में बनते थे। चुनार समझ में आता है सर? ठीक है, चुनार इज अ प्लेस इन ईस्टर्न यूपी सर, है ना। ये आपको पूछ सकता है कि इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सर। ठीक है ना, और ये पिलर आर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी सर। ओके, सो इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस ऑफ द मौर्यस, जहां पे वी विल फाइंड कि अशोका के पिलर्स बनते थे। ओके, तो ये चीज भी याद रखना कि इट वाज द प्लेस चुनार where we will see the manufacturing of the pillars will also be taking place सर। खैर, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मौर्यस के समय पे 3-4 आर्ट फॉर्म बनते हैं,
एक तो पिलर आर्ट बनता है, एक केव आर्ट बनता है। तीसरा आर्ट फॉर्म जो बनता है वो है स्तूप आर्ट सर, ठीक है ना, समझे। अब स्तूप की क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ी बहुत यहाँ पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्तूप की इंपॉर्टेंस कहाँ से कहाँ तक मिलेगी सर, ठीक है। तो अशोक के समय पे वी विल फाइंड कि अशोक के समय पे हमको ये जानकारी मिलती है कि 84,000 से अधिक स्तूप बनाए हैं अशोक ने सर, ठीक है ना, समझे। ये थोड़ा एग्जेजरेशन है, इट इज मोर ऑफ एन एग्जेजरेशन, इट इज नॉट करेक्ट फिगर मेरे हिसाब से या बाकी सारे हिस्टोरियन के हिसाब से। इसके पीछे का कारण यह है कि 84,000 स्तूप बेसिकली अशोक के कोई कंटेम्पररी ऑथर ने नहीं लिखा है, पर श्रीलंका के इतिहास की एक किताब है जिसका नाम है महावंश। महावंश समझ में आता है आपको सर, ठीक है। इट इज अ बुक विच वाज रिटन बाय महानामा। महानामा वाज अ बुद्धिस्ट सेंट बेस्ड इन श्रीलंका। वो थेरावादिन बुद्धिज्म के अंदर मानते थे। 5वीं शताब्दी के अंदर, मतलब अशोक की मृत्यु के 800 साल के बाद ये किताब लिखी गई है। ये किताब में ये बोला गया है कि भाई एक स्तूप बनाने की शुरुआत की थी अशोक ने, और अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। अब देखिए, स्तूप तो बुद्धा के मृत्यु के बाद ही बनने शुरू हो गए थे, बट इनिशियली जो स्तूप थे वो छोटी साइज के हुआ करते थे। वो स्तूप की डिजाइन अगर आप देखोगे तो आपको लिमिटेड एस्पेक्ट के अंदर मिलेगी। स्तूप के ऊपर एक टिल्ला हुआ करता था और टिल्ले के आजू बाजू लोग प्रदक्षिणा करके चले जाते थे। स्तूप बेसिकली एक मिट्टी के टिल्ले का प्रकार था जहां मूलतः से बुद्ध की अस्थियों को रखा गया था सर, ओके। अब अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, मतलब ये है कि सब में तो बुद्ध की अस्थि आ नहीं सकती। नॉट एवरी स्तूप विल बी कैरिंग द एशेस ऑफ बुद्धा। तो सवाल ये आता है कि अगर हर एक स्तूप के अंदर बुद्ध की अस्थियां नहीं थी तो बाकी सब में क्या था? तो बाकी सब कोमोमरेटिव स्तूप थे। कोमोमरेटिव का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक इवेंट के सेंट्रिक वो स्तूप का पब्लिश किया गया था, या हो सकता है कि ये स्तूपों का जो निर्माण किया गया था उसके पीछे एक कल्चरल और मैं कहूंगा कि एक रिलीजियस मैसेज देने की कोशिश की गई थी सर, ठीक है। इसमें अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। इसमें सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है सर, ठीक है ना, समझे। सो अशोका विल बी मेकिंग द सांची स्तूप व्हेन ही एक्चुअली रूल्ड ओवर द मगध, एंड इसकी वाइफ हुआ करती थी अशोक की सर, ठीक है ना। सो वाइफ ऑफ अशोका मायदेवी, ओके ना, शी वाज एक्चुअली द वन हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा सर, ठीक है ना, समझे। ये सांचू के स्तूप की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें बुद्धिज्म के आइडियल्स को इन्होंने प्रीच किया था। मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो ये अंडा आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है ना। ये देखोगे तो इसको हर्मिका कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे। इसके अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसको कहते हैं त्रिछत्र। त्रिछत्र का मतलब बेसिकली एक बुद्धा के टीचिंग से बुद्ध, धम्म और संघ सर, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के तीनों टीचिंग्स ये छतरी के द्वारा प्रोक्लेम करवाने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। फिर आपको यहाँ तोरण देखने को मिलेगा। ये तोरण जो है ये सातवाहन पीरियड के अंदर ऐड किया गया था सर, ठीक है। ये तोरण कुछ और नहीं पर एंट्री गेट का प्रकार है। दिस तोरण इज नथिंग बट इट इज द एंट्री गेट टू द स्तूपा। तो आप जो स्तूप देख रहे हो, ये स्तूप के एंट्री बेसिकली कहां से वी विल फाइंड की एंटर करोगे उसके लिए है। ये तोरण चारों दिशाओं में होते थे। दिस तोरन्स वर एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। ये चारों दिशाओं में तोरण होने के कारण आप बुद्धिज्म में कहीं से भी एंटर कर सकते हो, स्तूप में भी कहीं से एंटर सकते हो। इसका एक मार्मिक मैसेज, एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से अशोक के द्वारा बहुत सारे स्तूप बने। उसमें सांची का स्तूप बहुत फेमस है, और सांची के साथ साथ आपको बरहौत करके एक जगह देखने को मिलेगी, बरहौत, है ना। ये बरहौत भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। बाय द वे, सांची इज आल्सो इन एमपी ओनली सर, है ना। सांची इज आल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई सांची के स्तूप की इंपॉर्टेंस क्या है। ये अशोक के समय पे बने हुए स्तूप था जो अशोक ने बेसिकली कंट्रीब्यूट किया था बुद्धिज्म के प्रति सर, अपनी जो फीलिंग्स थी उसको रिस्पेक्ट के लिए देने के लिए सर। खैर, तो इन बेसिस के रूप में जब हम लोग मौर्यस को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि काफी सारा आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ अशोक के समय पे। स्तूप, केव्स और पिलर्स का निर्माण हुआ। दूसरे अशोक के समय पे वी विल फाइंड की फोक आर्ट बनते हैं, यक्ष यक्षिनी की मूर्ति है। तो आज का मथुरा वाला जो रीजन है, वहां पे हमको कुछ कुछ यक्ष की मूर्तियां मिली हुई है सर, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि अंडर द मौर्यन फोक आर्ट, है ना, फोक आर्ट इन द मौर्यन पीरियड, है ना, फोक आर्ट इन द मौर्यन पीरियड, कि मौर्यस पीरियड के समय पे जिस प्रकार का बेसिकली फोक आर्ट था, वो फोक आर्ट बेसिकली हमको ये पता चलता है कि एक तो यक्ष यक्षिनी की मूर्ति के रूप में था सर, ठीक है। ये यक्ष और यक्षिनियों को बेसिकली कॉमन मैन उस पीरियड के अंदर पूजता था इन द फॉर्म ऑफ द डेमी गॉड्स, वर्शिप करता था इनकी देव देवताओं के रूप में। ये यक्ष की एक मूर्ति मिली हुई है जिसका नाम है परखम यक्ष। किसका नाम है? परखम यक्ष। परखम इज अ प्लेस नियर मथुरा सर, याद रखना सर, ठीक है। परखम इज अ प्लेस नियर मथुरा, और वहां पे वी विल कम टू नो अबाउट अ मूर्ति जो इस पीरियड के अंदर मिली थी। ये यक्ष की मूर्ति है, मौर्यन पीरियड से है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है।
यक्षिनी में आपको एक दीदारगंज करके एक जगह देखने को मिलेगी, दीदारगंज, ओके ना। दीदारगंज इज अ प्लेस इन बिहार सर, ओके ना, समझे। वहां पे एक यक्षिनी मिली है, इट्स यक्षिनी, इट्स इमेज ऑफ अ फीमेल डेमीगॉड, और लोग कहते हैं कि वो जैनिज्म की तरफ है। खैर किताब में ये चैप्टर के अंदर आर्ट कल्चर के अंदर आर्किटेक्चर को कम दिया गया है, बट एज अ टीचर मेरी ये ड्यूटी होती है कि मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी डिस्कस करूं। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर जब हम लोग मौर्यस को अंदर देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक तो कोर्ट आर्ट और फोक आर्ट का डेवलपमेंट होगा, स्तूप, गुफा और पिलर्स का डेवलपमेंट होगा, इमेजेस में यक्ष यक्षिनियों की मूर्ति बनेगी, तो एक ये सिग्निफिकेंट पार्ट हो गया है। इसके सिवाय मौर्यस को जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर सेंट्रिक और समझने की कोशिश करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि इस पीरियड में काफी सारा लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। और लिटरेचर के आजू बाजू के पीरियड के अंदर भी हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई किस किस प्रकार से डेवलपमेंट था। तो लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है 600 बीसी से लेके वी विल फाइंड कि 200 बीसी तक, जब तक मौर्यन पीरियड रहता है सर, ठीक है। 600 बीसी इसके लिए क्योंकि महाजन पदों के समय से ही वीसीसी की भारत में साहित्य का विकास होना शुरू हुआ। 200 बीसी तक आते आते बेसिकली जब मौर्यस पावर के ऊपर थे तब तक आके संस्कृत लिटरेचर और प्राकृत लिटरेचर का ग्रोथ होना शुरू हो गया था। प्राकृत लिटरेचर और पाली लिटरेचर में जब हम लोग बात करेंगे तो त्रिपिताक आपकी कंपाइल हुई थी। तो व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, द थ्री पिटाकास वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। अगर आपको याद होगा तो विनय पिटाक और शुद्ध पिटाक करके दो किताब थी, ये पहली बौद्ध परिषद के अंदर अजातशत्रु के कार्यकाल में ही उसकी कंपाइलेशन हो गई है। विनय पिटक और सुत पिटक को बाद करते हुए उससे अगर थोड़ा आगे निकलते हैं तो तीसरी पिटक थी जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक वाज अ बुक दैट वाज एक्चुअली टीचिंग द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। अभिधम्म पिटक नाम की जो किताब है उसका जो कंपाइलेशन अगर आप समझिए तो वो हुआ था समवेयर इन द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ अशोका, और इसी से ही बुद्धिस्ट लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन द मौर्यन पीरियड, जब हम लोग मौर्यन पीरियड की बात करेंगे सर, ठीक है, तो हम लोग जब लिटरेचर की बात करेंगे सर, ठीक है, तो मौर्यन लिटरेचर के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का कंपाइलेशन मौर्यन पीरियड में हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो मौर्यन पीरियड इज आल्सो द पीरियड वेयर द बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज कंपाइल्ड। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर वी हैड डिस्कस की 3 किताबें हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक। उसमें अभिधम्म पिटक का बेसिकली डेवलपमेंट इसी पीरियड के अंदर हुआ। दूसरी मौर्यन पीरियड के अंदर मेगास्थनीज नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर आया था, मैंने आपको बताया। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। ये इंडिका के अंदर उसने मौर्यस को काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये दर्शाता है कि मौर्यस में इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ था सर। ये ग्रीक लैंग्वेज में किताब है। ये किताब के ऊपर से और ग्रीक ऑथर्स ने और भी चीजें लिखी है। इसके सिवाय तीसरी बात को हम लोग जब समझते हैं तो अर्थशास्त्र जैसी किताब भी देखने को मिलेगी जो इसी पीरियड के अंदर कंपाइलेशन थी, और ये दर्शाती है कि लोगों को कैसे अपने स्टेट को चलाना चाहिए सर, ठीक है। तो आचार्य चाणक्य या आचार्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिन्हें हम लोग अलग अलग नाम से पहचानते हैं, इनके द्वारा जब अर्थशास्त्र का कंपाइलेशन हुआ तो द कंपाइलेशन ऑफ अर्थशास्त्र आल्सो गिव्स अस द इंफॉर्मेशन हाउ टू रन द स्टेट। और इसी बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ वी विल सी कि पाली लिटरेचर का भी ग्रोथ होता है, प्राकृत लिटरेचर का भी ग्रोथ होगा सर अशोक के कंटेम्प्रेरी पीरियड के समय पे, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से। इनके समय पे ग्रीक लिटरेचर का भी ग्रोथ हो रहा था और संस्कृत लिटरेचर का भी ग्रोथ हो रहा था सर, है ना। अब देखिए यहाँ से ये सवाल बनेगा आपके लिए सर, ठीक है। दिस विल बी द क्वेश्चन इन द फर्दर ईयर्स। आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी भाषा का विकास या इनमें से कौन सी भाषा में मौर्यन पीरियड के अंदर लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था। In which of the following languages that the Mauryan period had saw the development of literary activities? Okay, और उसमें पाली, प्राकृत, ग्रीक और वी विल फाइंड कि संस्कृत डाल देंगे तो अच्छे से अच्छे बच्चे गरबे कर देंगे कि यार ये कहाँ से पूछ दिया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो कोई टीचर ने भी नहीं पढ़ा है, ऐसा तो एक्सप्लिसिटली कोई किताब में भी नहीं दिया गया है। अब देखिए किताब में हर बार दिया जाना है ऐसा जरूरी नहीं है। एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि इट विल बी गिवन इन द बुक्स, इट शुड बी इन योर माइंड, आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई देखिए कैसे भी करके, भले किताब में दिया हो कि ना दिया हो, मुझे यहां से ये सोच के निकालना है कि यार अच्छा मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, हाँ लिखी थी, तो मतलब ग्रीक भाषा का उस टाइम पे लिटरेचर का वर्क कुछ ना कुछ बन के आया है। ओके, अच्छा संस्कृत में कौन सी किताब हो सकती है? अच्छा अर्थशास्त्र किस में थी? अर्थशास्त्र प्राकृत में थी कि संस्कृत में थी? ओरिजिनल वर्जन संस्कृत में था सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड क्योंकि तक्षशिला और वहां के रीजन्स के अंदर संस्कृत चलती थी, और आचार्य चाणक्य उस पीरियड में अगर आप देखोगे तो संस्कृत भाषा का उपयोग करके ही अर्थशास्त्र को उन्होंने डिक्टेशन करवाया है सर, ठीक है।
तो वी विल सी कि इस बेसिस के रूप में आपका आइडिया चलना चाहिए। जैसे पाली लिटरेचर प्राकृत लिटरेचर का एक पार्ट है सर, ठीक है, तो एक वेरिएशन का पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो वी विल फाइंड कि अशोक के समय पे जब तीसरी पिटाक को कंपाइल किया गया था, थर्ड पिटाक दैट इज नोन एज द अभिधम्म पिटाक इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, बुद्धिज्म में जो तीसरी परिषद का जो निर्माण किया गया था थर्ड काउंसिल के अंदर, तो उसके समय के अंदर भी हमको यही तो चीज मिलती है जानकारी के रूप में। तो इन सब के उपयोग करते हुए बुद्धिस्ट लिटरेचर, मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र का उपयोग करते हुए अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि लिटरेरी एक्टिविटीज बनती है सर, ओके। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि जो महाजन पदों का निर्माण हुआ था when the, ये तो मौर्यन लिटरेचर है सर, ठीक है, दिस इज द मौर्यन लिटरेचर, ओके। मौर्यन लिटरेचर के अलावा भी वी विल सी कि महाजन पद के समय पे भी बहुत सारा लिटरेचर बनने की शुरुआत हुई थी। तो उसके अंदर भी हमको एक आइडिया रहना चाहिए कि कौन से बने थे। महाजन पद के समय पे एक तो पाणिनि करके एक ऑथर हुआ करते थे सर, है ना। पाणिनि के द्वारा बेसिकली एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम है, वी विल सी दैट, महाभाष्य सर, ठीक है। Mahabhashya was actually the book which we were talking about the Sanskrit grammar, and he talks about the details of the we will find कि the running of the state and the political history of that time as well, sir, ठीक है। तो इन्होंने महाजन पदों के बारे में लिखा है और बेसिकली संस्कृत के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी थी। पाणिनि खुद 6th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करते थे। कब बिलोंग करते थे? 6th सेंचुरी बीसी से। सो फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी पाणिनि विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स, जिसके थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेसिकली डेवलपमेंट हुआ था सर। खैर, सो वी विल फाइंड कि द लिटरेचर एंड द आर्ट हैज नॉट सर्वाइव्ड डायरेक्टली, बट संस्कृत लिटरेचर एंड द वर्क्स लिटरेचर बाय द ग्रामरियन पाणिनि and Katyana, who were the contemporary of Nandas, had written a commentary on the Panini's work, okay ना, समझे। तो काटियान करके बेसिकली आपको एक स्कॉलर देखने को मिलेंगे और पाणिनि करके एक स्कॉलर देखने को मिलेगी। इनकी कहानी देखने को मिलती रहती है। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि जैनिज्म की और बुद्धिज्म की किताबें भी इस पीरियड में लिखी गई थी। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है सर, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र इसी पीरियड की किताब है, मौर्यस के समय की, जो हमको बताती है कि इस पीरियड में किस किस प्रकार की कला और संस्कृति का विकास हुआ था। अब देखिए, अर्थशास्त्र ने आर्ट एंड कल्चर को लेकर काफी इंफॉर्मेशन दी है। हमारे लिए यहाँ से सवाल आ सकता है, अर्थशास्त्र नोट्स दैट द परफॉर्मिंग ऑफ द आर्ट्स पीरियड इंक्लूडेड द म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, बार्ड्स, डांस एंड थिएटर। मतलब अर्थशास्त्र खुद बताता है कि उस पीरियड में संगीत का विकास हो चुका है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का विकास हो चुका है, मतलब खाली संगीत है, इसमें कोई गायन वाला नहीं है। बार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। बार्ड्स वर एक्चुअली द कोर्ट पोएट्स, इनको मागध के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है ना। सो दे वर कॉल्ड एज द मागधा, दे वर कॉल्ड एज द सुतास, है ना, या सूत्रस के रूप में पहचानते हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है। डांस इस पीरियड में एक आर्ट फॉर्म था। थिएटर आपको देखने को मिलता है। तो उससे ही हमको समझ में आ रहा है कि मौर्यन पीरियड में अंदर कला और संस्कृति ठीक ठाक आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट पहनने की शौक थे, हैंडीक्राफ्ट पहनते थे, अलग अलग प्रकार के, गोल्ड की ज्वेलरी थी, आइवरी की ज्वेलरी थी, सिल्वर की ज्वेलरी थी। ये भी दर्शाता है कि इनके यहाँ पे कल्चरली काफी एडवांसमेंट हुआ था सर, ठीक है। हमको ये भी पता चल रहा है कि इस पीरियड के अंदर काफी सारे रिलीजियस कम्युनिटीज थी जो साथ में रह रही है। टॉलरेंस आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। आपको बोधि देखने को मिलेंगे, आपको जैनी देखने को मिलेंगे, आपको ट्रेडिशनल जो आज का हिंदुइज्म के फॉर्मेट फॉलो करने वाले लोग हैं, जो उस पीरियड में वैदिक धर्म के रूप में पहचानते थे, उसको फॉलो करने वाले लोग देखेंगे। और इसी के कारण हमको यह पता चलता है कि बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। समाजों के बीच में डिस्प्यूट्स और डिसेंशंस आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलते हैं। और इसी बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि काफी बड़ा कल्चरल डेवलपमेंट मौर्यस पीरियड के अंदर भी हमको मिला। अब सवाल यह है कि मौर्यस इतना बढ़िया चल रहे थे, तो आखिर के अंदर मौर्यस का पतन कैसे हुआ सर, है ना। हाउ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस विल टेक प्लेस, और मौर्यस में अल्टीमेटली जो अर्बनाइजेशन है वो कैसे पीक के ऊपर गया। अब ये मौर्यस में कल्चरल डेवलपमेंट ही था, जहां पे वी विल सी कि पाटलिपुत्र के बारे में हमको ये जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के बारे में सबसे ज्यादा किसी ने लिखा है तो आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज ने बेसिकली ये शहर को पलिबोथ्र के रूप में लिखा है, पलिबोथ्र, बट कोई और शहर नहीं था, बट वो आपका पाटलिपुत्र ही था। तो मेगास्थनीज ने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि पाटलिपुत्र एक बड़ा शहर हुआ करता था। ये गंगा और सोन नदी के किनारे हुआ करता था। ये याद रखना, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट सिटीज ऑफ द मौर्यस, और फिर उसके बाद अच्छे कोई गर्भ हो जाएंगे सर, ठीक है। इट वॉज मोर देन 14 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड अबाउट 2 किलोमीटर्स वाइड। मतलब इसका आप देखोगे कितना एरिया है सर, है ना, तो काफी बड़े एरिया में 28-30 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है सर, ठीक है। इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय एन आउटर वॉल मेड ऑफ द वुड विथ लूपहोल्स फॉर शूटिंग एरोज एंड द एनिमीज। मतलब इनके पास फोर्ट हुआ करता था
ये फोर्ट बेसिकली लकड़े का बना हुआ था, ये भी हमको दर्शाता है सर, ठीक है। देयर वाज अ वाइड डीप मोट आउटसाइड द वॉल व्हिच वाज फेड बाय वाटर फ्रॉम द रिवर व्हिच सर्व्ड बोथ एज द डिफेंस एंड एन आउटलेट फॉर द सीवेज एज वेल। मतलब ये था कि भाई इनके फोर्ट के आजू बाजू में ये मौर्यस ने बेसिकली, ये से फॉर एग्जांपल ये पूरा पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र के आजू बाजू में इन्होंने एक ड्रेनेज लाइन बना दी थी, या मैं कहूंगा गड्ढा बना दिया था। तो गड्ढे में क्या था कि ये लोग पानी भर देते थे, तो जब भी कोई आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उनको ये किले के पहले जो पानी की वाटर बॉडी है उसको उसको कूद के आना पड़ेगा, उसको कवर करके आना पड़ेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो ये दर्शाता है कि भाई इनके यहाँ पे किस प्रकार की एक डिफेंस मैकेनिज्म भी थी, और डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू दे वर एबल टू सेफगार्ड। इनफैक्ट नदी किनारे होने के कारण, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से सोन नदी निकलती है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसके डिफेंस के कारण भी इसको काफी फायदा हुआ और पाटलिपुत्र शहर एक अच्छी तरह से डेवलप हो पाया सर, ठीक है ना। तो यहाँ से ही वी विल फाइंड कि इसमें बोला गया है कि देयर वर मेनी ग्रैंड पैलेसेस इन द सिटी व्हिच हैड वेरी लार्ज पॉपुलेशन। द सिटी वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ कॉर्पोरेशन ऑफ 30 मेंबर्स। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है ना, समझे। पाटलिपुत्र की गवर्नेंस को लेकर मेगास्थनीज ने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये लिखी है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जहां मेगास्थनीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ टोटल 6 कमिटीज हुआ करती थी। ये 6 कमिटीज में 5 मेंबर ईच कमिटी का मेंबर हुआ करता था, मतलब ईच कमिटी के अंदर उसका सभ्य हुआ करता था। तो 6 कमिटीज इंटू 5 मेंबर, मतलब 6 इंटू 5 30, टोटल 30 लोग थे। 5 को अलग अलग ग्रुप में बना दिया गया था। किसी को कहा गया था कि तुम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखोगे, किसी को कहा गया था कि तुम फॉरेनर्स को देखोगे, किसी को कहा गया था कि तुम रेवेन्यू एस्पेक्ट को देखोगे, और किसी को कहा गया था कि तुम इसके पीछे जो मॉरियस की पूरी जो हायरार्की है, इसके तहत जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वस्तु है, जो भी आपकी सामान लेवेज हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, उसके ऊपर ध्यान रखोगे, तो इसके थ्रू द मौर्यस वर एबल टू गेट गुड रेवेन्यू एज वेल। ओके, तो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन, इसको याद रखना, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है, और इनके द्वारा जो सिटी बिल्डिंग किया गया था उसका भी आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा सर। खैर, अब आगे चलते हैं कि इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था, इतना बढ़िया सिटी था, इतना बढ़िया समय चल रहा था, तो मौर्यस का डिक्लाइन कैसे हुआ सर, ठीक है। अब मौर्यस के डिक्लाइन के पीछे की कहानी अगर आपको समझनी है तो इनकी क्रोनोलॉजी से आपको देखना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग मौर्यस को समझने की कोशिश करेंगे तो मौर्यस में 3 राजा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद तीसरा है अशोक, है ना। अशोक के बाद ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि इनकी डिक्लाइन की शुरुआत हुई, है ना। तो फ्रॉम 325 टू 185 तक आते आते ये लोग डिक्लाइन में गए। ये डिक्लाइन के पीछे की थीमेटिक पार्ट आप देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया था करीबन 325 से लेके 300 बीसी के बीच में सर, है ना। अब इसमें टाइमलाइन 1-2 साल आगे पीछे होगा, उसको लेकर लड़ाई मत करिएगा, नैतिक आक्रोश मत करिएगा सर, है ना। हम यहाँ एक थीमेटिक अप्रोच देख रहे हैं। बिंदुसार को देखोगे तो 298 से लेकर 273 बीसी के बीच में बिंदुसार ने शासन किया सर, ठीक है। और बिंदुसार के बाद जब हम लोग अशोक की देखेंगे तो अशोक के समय पे 273 से लेके 232 बीसी तक अशोक पावर के ऊपर रहता है। मौर्यस का पतन होता है 185 बीसी में। कब होता है? 185 बीसी के अंदर होगा मौर्यस का डिक्लाइन। अब सवाल यह था कि अशोक 232 में उसकी मृत्यु हुई। अशोक के बाद करीबन 50 साल तक एम्पायर चलता है। 232 से लेकर 185 बीसी तक एम्पायर चलेगा। फाइनली ये एम्पायर डिक्लाइन में क्यों चला गया? अब पहले 3 राजा में 100 साल चला, है ना। मतलब आप देखोगे पहली 3 विकेट क्रिकेट के हिसाब से आप समझने की कोशिश करिए। पहले 3 राजा के अंदर मौर्यस का एम्पायर 100 ईयर्स तक चला। इट टुक 100 ईयर्स फॉर द मौर्यस टू फ्लरिश एंड प्रॉस्पर, और उनका ग्रोथ होने की शुरुआत हुई। बट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको ये जानकारी मिलती है कि मौर्यस की डिक्लाइन होने की शुरुआत हो गई सर, ठीक है। अब ये डिक्लाइन के पीछे के कारण क्या थे, इनके पीछे के फैक्टर्स क्या थे, इसके ऊपर थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी मिलती है सर, ठीक है। देखो, मौर्यस के डिक्लाइन के पीछे हमको ये पता चलता है कि जो मौर्यस में आखिर का राजा था ना, थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर देते हैं 5 मिनट, फिर आपको मैं बताता हूँ सर, ठीक है। मौर्यस में आखिर का राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ सर, ओके। बृहद्रथ मौर्यस के ऊपर पावर के ऊपर आता है सबसे लास्ट किंग के रूप में, और बृहद्रथ को मार के उसी का ही वाइसरॉय या उसी का ही जनरल हुआ करता था मिलिट्री के अंदर, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग उनको मार के बेसिकली मौर्यन एम्पायर का एंड कर देंगे सर, ठीक है ना, समझे। ये पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मार के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है शुंग डायनेस्टी सर, ठीक है ना, समझे। अब सवाल ये था कि भाई शुंग डायनेस्टी आई 185 से लेके 72 बीसी तक, हमको ये देखने को मिलेगा। हम लोग आगे की क्लासेस के अंदर चर्चा करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग का क्या बैकग्राउंड है।
सवाल ये आता है कि भाई पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मार के जब बेसिकली पावर कैप्चर करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, और इसके बाद मौर्यस का डिक्लाइन हो गया 185 बीसी के अंदर। व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द पुष्यमित्र शुंगस लाइक नो रिवॉल्ट अगेंस्ट द मौर्यन किंग्स, और बेसिकली ये क्यों हुआ, तो इसको लेके अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस है ना। पहला ओपिनियन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। पहले ओपिनियन के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। ये कहानी है, इसमें यह कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्होंने बृहद्रथ को मार के एक बौद्ध डायनेस्टी का एंड कर दिया। तो काफी लोगों का यह मानना है, खास करके वेस्टर्न ऑथर्स का, कि एक ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरसी है। खैर वो थी नहीं सर, ठीक है ना, इट वाज नॉट द रियलिटी। ओके, रियलिटी कुछ और थी। मौर्यस में वीक राजा थे और वीक राजा पावर के ऊपर आया तो उसके कारण मौर्यस की पूरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हो गई। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस जब खराब हो रही है तो धीरे धीरे करके इनकी जो टेरिटरीज, इनका बड़ा जो एम्पायर बना था वो धीरे धीरे टूट गया सर। ओके, सो दिस एम्पायर एंड द इकोनॉमी दैट द मौर्यस हैड क्रिएटेड स्टार्टेड वेनिशिंग डाउन। ओके, अब आप समझिए कि एक विस्तार जब आपके कंट्रोल से चला जाता है तो ग्रेजुअली आपके वहां पे जो इकोनॉमिक अथॉरिटी है वो भी वहां से टूट जाएगी सर। रियलिटी तो यही है। So whenever a single area goes down from the empire or it declares independence from the empire, this thing means कि you won't be able to get the revenue from that area as well। मतलब खाली राजकीय रूप से आपकी पकड़ नहीं गई है कोई विस्तार के ऊपर से, आपकी आर्थिक रूप से भी पकड़ चली गई है सर, ठीक है। So political weakness will lead to economic weakness as well। Okay, political fragmentation will lead to the economic crisis in the empire as well। अशोक तक तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, अशोक तक तो रेवेन्यू भी ठीक ठाक आ रही थी, अशोक के समय पे पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। काफी लोग ये भी मानते हैं कि इट वाज अशोका हु वाज रिस्पांसिबल सर। ओके, अशोक खुद रिस्पांसिबल था बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यस। ओके, खैर ये भी 100% सही नहीं है, इट इज नॉट 100% करेक्ट। द रीजन वाई अशोक इज नॉट 100% रिस्पॉन्सिबल इज दैट क्योंकि अशोक के समय पे तो इनका डिक्लाइन हुआ नहीं। काफी लोगों का यह मानना है कि अशोक के धम्म के द्वारा, बिकॉज ऑफ अशोकास धम्मा, द मौर्यस वेंट इनटू डिक्लाइन सर, है ना। पर आप रियलिटी समझने की कोशिश करिए कि अशोक का धम्म अगर रिस्पॉन्सिबल होता और बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच अशोक के द्वारा जो फॉलो किया गया था उसके कारण अगर मौर्यस का डिक्लाइन हुआ था तो मौर्यस कब के टूट चुके होते सर, है ना। The Mauryas would have come to the decline at the period of Ashok only। Even अशोक के समय पे तो एम्पायर बहुत बड़ा बिल्टअप होता है। अशोक के समय पे तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि एम्पायर बिल्डिंग को लेके बहुत स्टेबिलिटी आती है। अशोक के समय पे एम्पायर सबसे बड़ा बन के आया था सर, है ना। और इनका धम्म का जो प्रचार था वो श्रीलंका से लेके वेस्ट एशिया से लेके आज के दक्षिण पश्चिमी एशिया तक पहुंचा गया था, साउथ ईस्ट एशिया तक। तो आप कैसे कह सकते हो कि अशोक की पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल थी। काफी लोगों ने यह भी कहा कि अशोक ने खर्चे पानी बहुत बढ़ा दिए थे सर, है ना। देखो रियलिटी ये थी कि मौर्यस की इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, है ना, दे हैड अ वेरी बिग इकोनॉमी सर। ओके, इनकी इकोनॉमी से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ये इकोनॉमी आती थी अलग अलग टैक्सेस से थ्रू, ये इकोनॉमी आती थी अलग अलग पॉलिटिकल जो इनके यूनिट्स बने थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी उसके थ्रू सर। ओके, अब राजा मजबूत होगा तब तक आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया चलेगी सर। ओके, when the king is strong the king will be maneuvering under the economic aspect and the administrative aspect and he will be trying to extract the revenue out of the people सर, है ना। वो शासकों के अलग अलग जो प्रोविंशियल गवर्नर से उनको कहता होगा कि भाई चलो मेरे को रेवेन्यू दो, मेरे को रेवेन्यू दो, वरना चलाऊंगा नहीं मैं तुम्हारा सर, ठीक है। सो ही विल बी ऑर्डरिंग आउट द पीपल अराउंड हिम सर, है ना, कि आई नीड रेवेन्यू ऑन टाइम, मेरे को टाइम के ऊपर रेवेन्यू मांगता है, रेवेन्यू में टेटे टूटू नहीं चाहिए ज्यादा सर, है ना, मेरे को एकदम परफेक्टली सब कुछ चाहिए होता है सर, ठीक है। ये परिस्थिति मौर्यस में बदल जाती है लेटर पीरियड तक आते आते। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि बाय द लेटर पीरियड वी विल सी कि अशोक के बाद जो राजा है, जैसे कुणाल आएगा, दशरथ आएगा सर, ठीक है, बृहद्रथ की बात करेंगे, तब तक आते आते राजा कमजोर है, वीक सक्सेसर्स आपको मिल जाते हैं। अब जब राजा कमजोर है, व्हेनेवर यू हैव वीक सक्सेसर्स इन द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इट विल लीड टू, उसका परिणाम क्या होगा आप समझिए सर, ठीक है। इट विल लीड टू अ कंडीशन एंड इट विल लीड टू अ क्राइसिस वेयर वी विल सी दैट जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें लोग कंट्रोल नहीं कर पाए और प्रोविंसेस अपने आप को इंडिपेंडेंट कर गए। पहले नॉर्थ वेस्ट इनके हाथ से चला गया, धीरे धीरे करके साउथ इनके हाथ से चला गया, एक एक एरिया अपने आप को लिबरेट कर रहा है, राजा कुछ नहीं कर पा रहा है सर, ठीक है। ऊपर से वीक सक्सेसर्स आपको यहां से देखने को मिलते हैं। अशोक का धम्म तो 100% हम लोग ये नहीं मानते हैं कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल था, ना ही पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मणिकल रिएक्शन के रूप में लोग कहते हैं कि भाई इनके डिक्लाइन के पीछे एक ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया और शुंग राजा आके बेसिकली एक बौद्ध को मार देते, ये भी नहीं मानते हैं। अशोक का धम्म भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं था।
तो रिस्पॉन्सिबल था क्या, वो था वीक सक्सेसर्स। ओके ना, वीक सक्सेसर का मतलब है कि जब राजा कमजोर है तो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था सब कुछ आपकी डिक्लाइन में जाएगी सर, ठीक है। when the king is weak, when the king does not have the character, when the king does not command the authority, when the king does not have the ability to run the state, this will lead to a crisis। ये क्राइसिस मॉरियस के अंदर आपको भर भर के देखने को मिलता है। we will find कि this crisis can be seen in the greater respect to the Mauryas। The Mauryan state started getting weak over a period of time। उसके पीछे का कारण ये था कि मौर्यस में अशोक के बाद जो तात्कालिक शासक आपको देखने को मिलेंगे, ये शासकों की उतनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट नहीं थी और प्रॉब्लम्स हो गई। अब देखिए इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, सबको कैश में सैलरी देना होता है, आपके पास पैसे थे नहीं, तो आपके सेना के अंदर रहने वाले लोग थे, उनकी भी मोरालिटी या उनकी जो बेसिकली लड़ने की क्षमता है, उनकी जो विचारने की क्षमता है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो एक से अधिक फैक्टर्स, एक से अधिक प्रॉब्लम्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिसम। ओके ना, समझे। तो मौर्यस के डिक्लाइन के पीछे काफी लोग कहते हैं कि बीच में बहुत सारे फैक्टर्स थे। ये फैक्टर्स के अंतर्गत सबसे पहला फैक्टर देखने को मिलता है, we will find the highly centralized administration सर, ठीक है ना, समझे। अब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की, इतना बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश की, आपने सोचा कि इतना बड़ा ताम झाम कर देंगे, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स को रख देंगे, मॉरियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पूरी एक हायरार्की क्रिएट कर दी, पर आपको मिला क्या? व्हाट डू यू गॉट आउट ऑफ इट? ओके, आपको इसका परिणाम में कुछ मिलता नहीं है सर, ठीक है। एंड यू सडनली रियलाइज कि यार इतना सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके सब तो अशोक नहीं होते, सबके सब तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, सबके सब तो बिंदुसार नहीं होते सर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ऐसे राजा थे, दे वर एबल टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इफेक्टिवली सर, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द अदर किंग्स। ये चीज बाकी सारे राजाओं के अंदर पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि राजा खुद कमजोर है, राजा की एडमिनिस्ट्रेशन में होल्ड उतनी नहीं थी सर, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई, व्हेन अशोका सक्सेसर्स वर वीक एंड इनएफिशिएंट। ओके, आप देखिए कि जब जब कमजोर शासक होंगे और शासकों की क्षमता का जब सवाल आएगा, आपको इतिहास के अंदर बहुत देखने को मिलेगा कि इनके कारण इनका राजकीय पतन होने की शुरुआत होती है। हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर राजा कमजोर हुए, और राजा कमजोर हुए तो जितने भी दूर दराज के विस्तार थे उन सबों के साथ उनकी कम्युनिकेशन टूट गई और बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने की शुरुआत होती है। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मौर्यस के डिक्लाइन के समय पे, मौर्यस का सबसे जो लास्ट पीरियड चल रहा था, तब इनके हाथ से धीरे धीरे बहुत सारे एरियाज अलग हो चुके थे। मतलब आपको ये मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया ये वाला मैप सर, है ना, मौर्यन एम्पायर का मैप था, दिस वाज द मैप, कहाँ गया भाई सर, ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला सर, ठीक है ना, समझे। यहां से देखिए, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मौर्यस। ओके ना, तो मौर्यस में हुआ क्या कि इतना बड़ा एम्पायर था, उसमें वीक राजा आ गया सर, है ना। अब व्हेन द किंग इज वीक, ओके ना, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, he is not able to communicate with the regions of west India, he is not able to communicate with the regions of the south India as well sir, ठीक है। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि आज के उत्तर पश्चिम विस्तार के अंदर, ये जो तक्षशिला से लेके जो विस्तार है सर, ठीक है ना, वहां पे विदेशी आक्रमण होने की शुरुआत हो गई है सर, ठीक है ना, समझे। एंड देयर इज गुड नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स व्हिच आर बीइंग टेकिंग प्लेस इन दिस एरा व्हेन द मौर्यन किंग्स रेंडर्ड वीक। ओके ना, जब मौर्य राजा बेसिकली खुद ही कमजोर हो गए, तो हमको ये जानकारी मिल रही है, हमको यहाँ बहुत ही क्लियर कट एविडेंस देखने को मिल रहे हैं कि वहां से विदेशी आक्रमण बढ़ते हैं। और ये विदेशी आक्रमण के अंदर इंडो ग्रीक करके एक डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। यू विल फाइंड द डायनेस्टी कॉल्ड एज इंडो ग्रीक डायनेस्टी। ये जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी है, ये इंडो ग्रीक डायनेस्टी ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आक्रमण किया। ये आक्रमण के कारण वी विल सी कि यहाँ पे मिनेंडर करके एक राजा, ये डिमेट्रियस करके एक राजा देखने को मिलता है सबसे पहले सर, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स करके आपको यहां से देखने को मिलेगी डायनेस्टी, जो इस पीरियड में नॉर्थ वेस्ट में आ चुकी है, और उनको दिख रहा है कि मौर्य का राजा पाटलिपुत्र के अंदर कुछ ज्यादा मैनेज नहीं कर पा रहा है। कलिंग, जो एक समय के अंदर अशोक के द्वारा जीता गया था, ये कलिंग के अंदर भी रिबेलियन हो गया, और वहां पे छेदी डायनेस्टी के एक राजा निकल गया जिनका नाम था राजा खारवेल सर, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि भाई हम लोग मौर्यस के एसेंडेंसीज को नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि मौर्यस ने हमारे ऊपर प्रेशर ही कब्जा किया था। साउथ इंडिया के अंदर हमको ये पता चलता है कि वैक्यूम क्रिएट हुआ, वेस्ट इंडिया के अंदर हमको ये पता चलता है कि वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मौर्यन किंग्स खुद ही कमजोर हो गए थे। ये कमजोर होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन
ओवरऑल उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था वो टूट गया, और इन्हीं सब टूटने के कारण वी विल सी कि इनके यहाँ पे क्राइसिस क्रिएट होता है। ये जो क्राइसिस था जिसके बारे में अभी मैं आपको चर्चा करवा रहा था कि भाई यहाँ इंडिपेंडेंट किंगडम्स की शुरुआत हुई। इनफैक्ट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम्स केम अप, है ना। नीचे साउथ इंडिया में संगम एज की शुरुआत हुई, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ग्रीक्स आने की शुरुआत होती है, सेंट्रल इंडिया में और वेस्ट इंडिया के अंदर छोटे राजाओं का डेवलपमेंट हुआ, और ये चीज आपको इमीडिएटली देखने को मिलती है अशोका की मृत्यु के बाद सर, ठीक है। सो आफ्टर अशोकास डेथ द किंगडम स्प्लिट इनटू द टू, किंगडम के अंदर दो भाग बन गए थे। इनफैक्ट दो भाग इसके लिए बन गए थे क्योंकि आज का पाटलिपुत्र वाला रीजन और आज का उत्तर पश्चिम वाला रीजन के अशोक की फैमिली के अंदर ही क्राइसिस चल रही थी। अशोक के बेटे और पोते के बीच में लड़ाई चल रही है। मतलब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, अशोका सन एंड अशोका ग्रैंडसन वर कन्फ्लिक्टिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ टेरिटरी, है ना। तो दशरथ और कुणाल करके दो राजा आपको देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड टू किंग्स, वन ऑफ देम वाज दशरथ एंड सेकंड वाज कॉल्ड एज कुणाल। दशरथ एंड कुणाल वर इन फाइटिंग अमंग ईच अदर, है ना, दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, इनके बीच में संघर्ष हो रहा है। ये दशरथ और कुणाल के बीच में बेसिकली जो संघर्ष हो रहा था, इसको लेके भी इनफैक्ट इनका किंगडम कमजोर हो गया। ये किंगडम कमजोर हो रहा था तब फॉरेन इन्वेजन होने की शुरुआत हुई। ये फॉरेन इन्वेजन के अंदर मैंने आपको बताया कि मौर्यस जब पाटलिपुत्र में बहुत ही खराब परिस्थिति से गुजर रहे थे, तब ऐसी जानकारी मिलती है कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। और विदेशी आक्रमण किसने किए थे? तो विदेशी आक्रमण जो डायनेस्टी ने किए थे उसको कहते हैं इंडो ग्रीक्स। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक्स। अब ये कौन थे? हु वर द इंडो ग्रीक्स, है ना, हाउ दे केम टू पावर, इनकी कहानी क्या है? तो अगर आपको याद होगा तो अलेक्जेंडर भारत के अंदर आया था, राइट सर। और अलेक्जेंडर जब भारत के अंदर आया था, अलेक्जेंडर ने बेसिकली ग्रीक्स को भारत में छोड़ के गया था सर, ठीक है। तो दे वर द ग्रीक ओरिजिन पीपल, ओके। अलेक्जेंडर आया था करीबन 325 बीसी के अंदर, 326 बीसी के अंदर भारत के अंदर हमको देखने को मिलेगा, ओके। खैर वो सतलज को क्रॉस नहीं कर पाया, बट ही हैड सेंट सम ऑफ हिज ऑफिशियल्स एंड ही क्रिएटेड सम काइंड ऑफ डोमिनेंस इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसी में से ही हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि सेलेकस निकोटर करके ग्रीक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई करेगा गवर्नर हुआ करता था, और लेटर ऑन फिर इनकी मैट्रिमोनियल रिलेशंस और मेगास्थनीस की एंट्री भी हुई। मेगास्थनीस के बाद तक आते आते बहुत बड़ी मात्रा में ये ग्रीक्स लोग भारत में ही सेट हो गए थे, भारत से लेके उत्तर पश्चिम में। तो आज का सेंट्रल एशिया के अंदर एक रीजन है जिसका नाम है बैक्ट्रिया सर, ठीक है ना, बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया या इसको आज की तारीख में कहते हैं बल्ख। क्या कहते हैं? बल्ख। ये जो बैक्ट्रिया या बल्ख वाला रीजन है, वहां से इंडो ग्रीक्स का आक्रमण हुआ। ये इंडो ग्रीक्स के अंदर वी विल सी कि इनको ये मौका दिख रहा था कि पाटलिपुत्र की गद्दी के ऊपर बहुत ही कमजोर राजा बैठे हुए हैं, और राजा कमजोर है तो हमारा अधिकार है कि हम विदेशी आक्रमण करेंगे। देखिए भारत में आपने मिडिवल इंडिया में भी देखा होगा कि पानीपत की लड़ाइयाँ होती है, बाकी सारे बैटल्स होते हैं। तैमूर आया 1398 के अंदर, नादिर शाह आया 1739 में। ये क्यों आया सर, है ना? करनाल के अंदर एक बहुत भारी लड़ाई होती जिसे हम लोग कहते थे बैटल ऑफ करनाल सर, है ना। 1739 में नादिर शाह ने आके दिल्ली करनाल के ऊपर आक्रमण किया। ये क्यों किया था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर, ठीक है। नादिर शाह का करनाल का जो इन्वेजन था वो दर्शा रहा है कि मुगलों के गद्दी बहुत ही कमजोर थी। रंगीला करके एक राजा था, नाम ही था रंगीला। तो जब रंगीला करके जो शासक आपको देखने को मिलता है, इसके कार्य थोड़े ठीक नहीं थे, और इसके कार्य ठीक नहीं होने के कारण नादिर शाह को मौका मिला एंड ही इन्वेडेड ओवर इंडिया। यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलता है। वी विल फाइंड द सेम ओल्ड थिंग ओवर हियर। वी विल सी इन दिस केस इंडो ग्रीक्स गॉट द अपॉर्चुनिटी कि पाटलिपुत्र की गद्दी बहुत ही कमजोर है। इनका राजा था बृहद्रथ उस पीरियड के अंदर, और बृहद्रथ इनको रोक नहीं पा रहा था। बृहद्रथ नहीं रोक पा रहा था तो फाइनली इंडो ग्रीक्स पाटलिपुत्र तक पहुंच गए और लोगों में बौखलाहट मच गई। इस पीरियड के समय पे विदिशा करके जो जगह है, विदिशा या सांची जिसे हम लोग पहचानते हैं, वहां पे इनका एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग ने डिसाइड किया कि भाई नहीं, देखिए मैं अपने स्टेट को बचाऊंगा, मैं कैसे भी करके अपने स्टेट को बचाऊंगा। ये जो बृहद्रथ है, जो बेसिकली ये इंडो ग्रीक्स को रोक नहीं पा रहे हैं, इनकी सरकार को पलटा के मैं अपने आप को शासक के रूप में बिठाऊंगा सर, ठीक है। और इसी बेसिस के रूप में विदिशा से ये लोग पाटलिपुत्र की तरफ पहुंचे। बृहद्रथ की सरकार को पलटा दिया गया, इनको मार दिया गया, और इंडो ग्रीक्स को रोका जाता है बाय पुष्यमित्र शुंग। तो डिमेट्रियस करके एक राजा थे। कौन से राजा थे? डिमेट्रियस। डिमेट्रियस करके एक राजा को पुष्यमित्र शुंग रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ से अब शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो समवेयर इन 185 बीसी में
पुष्यमित्र शुंग ने कू कर दिया। वो इनके सेनापति थे, उनके वाइसरॉय हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ या मौर्यस के एम्पायर के ऑफिशियल थे, वाइसरॉय के रूप में थे, उनके जनरल हुआ करते थे मिलिट्री के अंदर, और उन्होंने शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की। ये शुंग डायनेस्टी 72 बीसी तक रहेगी। लेटर ऑन ये शुंग डायनेस्टी का भी डिक्लाइन हो जाता है अराउंड 27 बीसी के बाद, फिर कणव आएंगे सर, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे उनके ऊपर की क्या कहानी है। पर अशोक के मृत्यु के बाद कमजोर राजाओं का आना, कमजोर राजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन ना चला पाना, एडमिनिस्ट्रेशन ना चलाने के कारण इनका एम्पायर टूटना, एम्पायर टूटने के कारण रेवेन्यू और फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण होना। ये विदेशी आक्रमणों के अंतर्गत वी विल फाइंड कि इंडो ग्रीक्स, कुषाण और शक डायनेस्टी के राजा एक एक करके आएंगे। मौर्यस के समय पे हमको ये पता चलता है कि इंडो ग्रीक्स सबसे पहली डायनेस्टी थी जो भारत के ऊपर आक्रमण करती है। ये इंडो ग्रीक्स के आक्रमण को रोकने के लिए और अल्टीमेटली मगध की खुशहाली को वापस लाने के लिए पुष्यमित्र शुंग अल्टीमेटली यहां मौर्यन किंग हुआ करते थे बृहद्रथ, इनको उथला देंगे। और इनको उथलाने के बाद इन्होंने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की जिसे हम लोग कहते हैं शुंग डायनेस्टी। ये शुंग डायनेस्टी मगध के ऊपर फिर से अपने आप को रिवाइव करेगी, अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी, और इस तरह से मौर्यस के इतिहास को एक नई दिशा मिलेगी सर, ठीक है। तो इस कहानी से हम ये पूरा का पूरा जो मौर्यन पीरियड है और मौर्यन हिस्ट्री है उसको कंक्लूड करते हैं, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट आउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर ऑफ मौर्यस। हमने तमिलनाडु बोर्ड की किताब को पढ़ा है, पर ये तमिलनाडु बोर्ड की किताब से काफी बाहर भी है सर, ठीक है। आपको ये लगता होगा कि खाली तमिलनाडु बोर्ड की किताब है, तो ये नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी कहानियां मैं आपको बता रहा हूँ आगे पीछे की, क्योंकि मेरा मानना है कि खाली बुक तक सीमित ना रहिए। हम यहाँ पे जो भी करेंगे इतना इफेक्टिवली करेंगे कि इवन आप खुद से सेल्फ स्टडी भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, और बाकी आगे पीछे की जो स्टोरीज है वो तो मैं आपको क्लास के अंदर करवाऊंगा ही। खैर, हिस्ट्री में इसके बाहर भी और भी चीजें हैं जो यूपीएससी पूछता है, और इसी के लिए मैं आपको फिर से वही वेलकम करूंगा कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, इफ यू वांट टू हैव अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो और आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे अनअकैडमी के बैचेस के अंदर जुड़िए। वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू बैच इन द मंथ ऑफ जनवरी। मैंने आपको बताया कि अभी 23% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के अंदर 2023 के लिए सर, ठीक है। नाम ही है रिजॉल्व 2023। आप रिजॉल्व करिए दो अपने आप को, इनफैक्ट है ना, रिजोल्यूशन के अंदर लाइए कि 2023 में मुझे कुछ करना है। नया साल है, नई विचारों के साथ, नई बुलंदियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, ओके। और आपके जो सिविल सर्विसेज के सपने उसको पूर्ण करेंगे। एक टीचर के रूप में मैं आपको उतनी तो अश्योरेंस देता हूं कि आप एक बार हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ोगे, आपकी हिस्ट्री की और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगी। रॉक सॉलिड का मतलब ये है कि भाई आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। पीवाईक्यूज, लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कशंस, डाउट सॉल्यूशंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर सिंगल रूफ। आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी ऑप्शनल, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा सर, ठीक है। तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा जब भी आप लोगे, यू ट्राई टू टेक द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ओके ना। तो इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है और आइकॉनिक भी है। आइकॉनिक में आपको मेंटरिंग भी मिलेगी, क्योंकि मेंटर्स के द्वारा आपको एक गाइडेंस मिलेगी जिसके थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसको एक नई तरह से दिशा भी दे सकते हो। तो जुड़िए हमारे साथ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, एंड आपकी सिविल सर्विसेज के सपने को पूर्ण कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अगले क्लास के अंदर मिलूंगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN Live। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एंड दिस विल एक्चुअली help you in achieving your dream of clearing the civil services। आज खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।